तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आपने चुनाव आयोग को सुना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे मामलों को लेकर के अपनी बातों को रखा और बताया कि 7 चरणों में जो है वो लोकसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण जो है उसके तहत 19, आपको बता दें कि 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से पहले चरण की वोटिंग होगी और फिर जो है वो दूसरे और तीसरे चरण की वोटिंग होगी। दर्शकों को जो जानकारी इस वक्त हमारे पास है उसके तहत अगर बता दें कि पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, तो वहीं दूसरे चरण की 26 अप्रैल को। वहीं अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री जहां बाईपोल। इसके साथ ही दर्शकों को यह भी बता दें कि 7 चरणों में ये चुनाव बिहार है वो 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल, 7 मई को जो है वो तीसरे चरण का होगा। तो चौथा चरण जो है वो 13 मई को वोट डाले जाएंगे और इस चरण जो है वो 20 मई को होगा और छठा चरण 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को होगा और 4 जून को काउंटिंग होगी, यानी कि 4 जून को नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल यही है कि 4 जून को जो है वो रिजल्ट आएगा, यानी कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा और उस दिन काउंटिंग होगी और सभी की नज़र उसी दिन टिकी रहेगी। लेकिन फिलहाल दर्शकों को यही बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि पहले चरण का चुनाव जो है वो 19 अप्रैल को होगा, यानी कि 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। और इन 7 चरणों में अगर 19 अप्रैल की बात करें तो 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। पूजा, 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का चुनाव जो है वो 19 अप्रैल को होगा, तो वहीं आखिरी चरण यानी कि 7वां चरण जो है वो 1 जून को होगा। 4 जून को काउंटिंग होगी। पूजा जी हाँ रेखा, जिस तरीके से चुनाव आयोग के ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है और तारीख जो है वो साफ तौर पर सामने आ चुकी है। पहले चरण की अगर बात करेंगे तो 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान होगा और 102 सीटों पर मतदान होने। वहीं दूसरी अगर हम बात करेंगे दूसरे चरण की तो 26 अप्रैल को मतदान होंगे और 89 सीटों पर मतदान होने हैं। वहीं अगर तीसरे चरण की बात करेंगे तो तीसरे चरण में 7 मई को वो मतदान होने हैं और 94 सीटों पर मतदान होंगे। वहीं चौथे चरण की अगर हम लोग बात करते हैं रेखा, तो 13 मई को चौथे चरण का यहाँ पर मतदान होगा और 96 सीटों पर मतदान होंगे। वहीं पांचवें चरण की अगर हम लोग बात करेंगे रेखा, तो पांचवें चरण का जो मतदान होगा वो 20 मई को होगा और 49 सीटों पर मतदान होंगे। वहीं अगर छठे चरण की अगर बात करेंगे तो छठे चरण में 25 मई को मतदान होने हैं और 57 सीटों पर मतदान होंगे। 7वें चरण की अगर बात करेंगे तो 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। 7 चरणों में चुनाव होंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय और सत्येंद्र भी जुड़ चुके हैं। पटना से संजय हैं और लखनऊ से सत्येंद्र हैं, उन दोनों से भी चर्चा करेंगे पूजा। लेकिन सबसे पहले आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर के पहले से ही तस्वीरें साफ हो रही थी कि 7 से 8 चरणों में जो है वो वोट डाले जा सकते हैं, लेकिन 7 चरणों में वोट डाले जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगी पूजा? जी हाँ रेखा, जिस तरीके से सभी 7 चरणों में अलग अलग जो सीट है उस पर यहाँ पर वोटिंग होगी। और अगर पहले चरण की बात करेंगे तो पहले चरण में 102 सीटों पर यहाँ पर मतदान होना है। दूसरे चरण की अगर बात करेंगे तो 89 सीटों पर मतदान होंगे। तीसरे चरण की बात करेंगे तो 94 सीटों पर मतदान होंगे। चौथे चरण की अगर बात करेंगे तो 96 सीटों पर मतदान होंगे। पांचवें अगर हम लोग बात करेंगे तो 49 सीटों पर मतदान होंगे। छठे चरण में 57 सीटों पर मतदान होने। 7वें चरण में 57 सीटों पर मतदान होंगे। तो इस तरीके से चुनाव आयोग ने अलग अलग जो 7 चरण है 7 चरणों में पूरी चीजों को यहाँ पर बता दिया है कि किस तरीके से सबसे ज्यादा अगर वोटिंग जो यहाँ पर दिख रही है, मतदान जो है वो पहले चरण में कराया जा रहा है। पहले चरण में ही 102 सीटों पर मतदान हो जाएंगे और अगर उसके बाद अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा जो वोटिंग है वो फिर चौथे चरण में है 96 सीटों पर। फिर अगर तीसरे चरण में देखेंगे तो तीसरे चरण में 94 सीटों पर है। तो इस तरीके से सीटों पर यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि कैसे कैसे किस किस सीटों पर यहाँ पर पूरी चीजें होने वाली है, मतदान होने वाले। रेखा
बिल्कुल, और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इसको लेकर के और भी कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं कि चुनाव में किस तरीके से चुनाव आयोग सभी चीजों पर नजर रखेगा। हमारे साथ संजय भी जुड़ चुके हैं और सत्येंद्र भी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र का रुख करेंगे और लखनऊ से जानने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र, आखिरकार चुनाव का बिगुल जो है वो बज गया है। पहले चरण की जो है वो 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, क्या कुछ कहेंगे संजय? तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ चुके हैं। संजय का रुख करते हैं। संजय, 7 चरणों में जो है वो चुनाव होंगे और इसके साथ ही 4 जून को काउंटिंग होगी। संजय, जो है कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बिगुल बज चुके हैं और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी विस्तार से दे दी है और कह सकते हैं कि पहले चरण का जो मतदान होगा वो 19 अप्रैल से होगी और 102 सीटों पर मतदान होंगे रेखा। और दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण जो है वो 26 अप्रैल को मतदान होंगे जिसमें 89 सीटों पर होंगे मतदान। वहीं तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण 7 मई को मतदान होंगे और 94 सीटों पर मतदान होंगे। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं चौथे चरण में भी 13 मई को जो मतदान होंगे वो 96 सीटों पर और पांचवें चरण के जो मतदान होंगे 20 मई को, वो पांचवें चरण की बात करें तो पांचवें चरण 49 सीटों पर मतदान होंगे। वैसे में छठे चरण यानी टोटल कह सकते हैं कि 7 चरणों में मतदान होंगे जिसमें 7वें चरण 1 जून को 97 कह सकते हैं कि सीटों पर मतदान होंगे और 4 जून को काउंटिंग होंगे यानी मतगणना होगा और जिसके परिणाम आएंगे। ऐसे में चुनावी दंगल शुरू हो गया है। बिहार से लेकर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में अब चुनावी संग्राम शुरू होगा और ऐसे में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तमाम राजनीतिक दलों की नजर थी और इसको लेकर जिस तरीके से 7 चरणों में ये चुनाव रखे गए हैं और 7 चरणों में जो चुनाव होंगे काफी अहम होने वाला है। बिहार की 40 सीट है और 40 सीट पर किस तरीके से जो है तमाम राजनीतिक दल अपने अपने जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतारेंगे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ना बीजेपी ने और ना ही इंडिया गठबंधन के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग बिहार में अपने जो है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं किए हैं, ना ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार के लिए जो है बड़ा ही दिलचस्प होगा क्योंकि अभी तक ना तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हुआ है और ना ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है रेखा। लेकिन चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गए और बिहार में अब चुनावी दंगल शुरू होने वाला है। जी रेखा, इस वक्त वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे थे और उससे पहले उनकी ओर से जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे थे चुनाव को लेकर के कि किस तरीके से चुनाव आयोग इस पर नजर बनाए रखे हुए है। इस बीच उन्होंने एक और बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्दी जल्दी दोस्त और दुश्मन जो है वो बनाए जा रहे हैं। ऐसा लगा कि सीधे तौर पर उनका इशारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ था। सवाल दोहराएंगे रेखा, बहुत आवाज नहीं आ पाई। जी संजय, हमारा सवाल ये है कि जिस वक्त चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस वक्त उनकी ओर से एक बात कही गई जिसमें उन्होंने कहा कि काफी जल्दी जल्दी दोस्त और दुश्मन बनाना इन दिनों ज्यादा चल रहा है। आयोग के इस कमेंट लाइन को नीतीश कुमार से जोड़कर भी देखा जा रहा है, चूंकि नीतीश कुमार कभी दोस्त बनते हैं, कभी दुश्मन बनते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं और फिर दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा लगा कि चुनाव आयोग का सीधा तौर पर इशारा जो है वो नीतीश कुमार की तरफ ही था। बिल्कुल, चुनाव आयोग का इशारा जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर था क्योंकि नीतीश कुमार जो है कभी भी करवट ले लेते हैं। इस वजह से उनका इशारा था कि नीतीश कुमार को अगर सही तरीके से बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार नहीं होगा तो नीतीश कुमार कभी भी करवट ले सकते हैं। भले कल ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कैबिनेट का विस्तार, मंत्री विभागों के बंटवारे भी हो गए, लेकिन नीतीश कुमार का मूड का कोई ठिकाना नहीं है। तो इशारा तो चुनाव आयोग इस बात को समझ रहे थे। राजीव कुमार तो कह सकते हैं कि चुनाव मुख्य जो आयुक्त हैं चुनाव के, तो उन्होंने ये इशारा कर बहुत बड़ा संकेत बिहार के लिए
दे दिया है। रेखा जी, polling would काफी be on 1st दिनों of से June इस चीज का and इंतजार counting किया जा on रहा था कि आखिर कब चुनावी बिगुल जो है वो बजेगा, और आखिरकार चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। और अब सभी प्रत्याशियों के साथ साथ सभी पार्टियों की धड़कनें जो है वो बढ़ चुकी है। हालांकि बीजेपी की ओर से काफी ज्यादा उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ साथ कई सीटों पर सहमति भी बनी हुई नजर आ रही है, लेकिन अब तक अगर हम INDIA गठबंधन या दूसरे अन्य दलों की बात करें तो उनकी ओर से तस्वीरें जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। हमारे साथ सत्येंद्र भी जुड़े हुए हैं, हम सत्येंद्र से बातचीत करेंगे और उनका रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सत्येंद्र, आखिरकार चुनाव का बिगुल बज चुका है, 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे सत्येंद्र? आयोग की कॉन्फ्रेंस हो गई है और 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होने हैं। पहला जो चरण है 19 तारीख को होगा। 19 के बाद फिर उस दौरान 102 सीटों पर मतदान होगा और दूसरे चरण में 26 को होगा और उसमें 89 सीटों पर, ऐसे बारी बारी से 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होना है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत की जैसे ही बिगुल अब बज गया है, ऐसे में तारीखों का भी ऐलान हो गया है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तमाम निर्देश भी दिए इस दौरान किस तरीके से चुनाव, फिलहाल ये वाला जो आम चुनाव होगा वाकई में देखने काबिल होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच और तमाम शांति व्यवस्था के साथ साथ कड़े निर्देशों के पालन दिए गए हैं, पालन करने पड़ेंगे, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन या कोई भी ऐसा जो संस्था हो, जिसके लिए सभी नियम और निर्देश मानने पड़ेंगे। जहां एक तरफ वो चुनाव को लेकर के जो हिस्ट्री सीटर लोग हैं उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है और साथ ही साथ आचार संहिता भी लग गई है। ऐसे में तमाम जो निर्देश हैं उनको मानना पड़ेगा और 7 चरणों में ये चुनाव होंगे और 4 तारीख को इसकी मतगणना होगी, 4 जून को। ऐसे में सारी तैयारियां हो गई हैं। राजीव कुमार ने आज पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली में बताया। हम इस वक्त लखनऊ में हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, इस बार क्या देखा जा रहा है, किन मुद्दों पर वोट होने वाला है? नो कमेंट्स। नो कमेंट। किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होने वाली है? आम चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। देखिए, वोटिंग अब की जो है भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देखकर और भारतीय जनता पार्टी के जो हर घर शौचालय और स्वच्छता अभियान और रोडों, सड़क परिवहन विभाग के रोडों द्वारा और मतलब अनेक प्रकार की व्यवस्था जो गरीबों के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए और लोगों के विश्वास के लिए, समाज के विकास के लिए जो काम किया गया, उसी को देख के जो है मतदाता आपकी वोट करेगा। कड़े निर्देश दिए गए हैं ऐसे में, जहां अपराधियों की धरपकड़ी पुलिस कर रही है, साथ ही साथ तमाम सरकारों को निर्देश दे दिए गए हैं। चुनाव आयुक्त के सख्त निर्देशों के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सब चुनावी फंडामेंटल है और कुछ नहीं है। चुनाव से तारीख आने से पहले और आचार संहिता लगने से पहले भी तो ये काम कर सकते थे। पहले भी अपराधी पकड़े जा सकते हैं कि नहीं पकड़े जा सकते, कि जब चुनाव आयोग आदेश देगा तभी पकड़े जाएंगे। पहले भी कर सकते थे, लेकिन क्या है, जनता को गुमराह करने का तो पूरा से इन्होंने सोच रखा है कि जनता को कैसे गुमराह करना है। अपने मुद्दे नहीं स्पष्ट करते हैं कि हम किस मुद्दे पे लड़ेंगे। मुद्दे जो है इस समय क्या कहते हैं, हमारे केंद्र के सबसे बड़ा चीज है बेरोजगारी का। उसके बाद जो आता है शिक्षा, स्वास्थ्य और सारे मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा को लेके, गरीबी को लेके। आप इन मुद्दों पे कभी बात किए ही नहीं है। इन्होंने 2014 के पहले मैनिफेस्टो लेके आए थे कि धारा 370 हुआ, राम मंदिर हुआ और क्या कहते हैं आपका 2 करोड़ नौकरी हुई, 15 लाख रुपए हुए, काला धन वापस आएगा, ये अंदर जाएंगे, वो अंदर जाएंगे। जिनको अंदर जाना था उनको अपने साथ मिला के डिप्टी CM बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं। तो ऐसे लोगों की बात का भरोसा कौन करेगा, जो सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं और उन्हीं को अंदर ले लेते हैं। तो ऐसी सरकार का भरोसा नहीं हो, क्या भरोसा कि आगे चल के हमें बेच दे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। इस बार किन मुद्दों पर मतदान होगा, क्योंकि तमाम लोग विकास और तमाम बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव के मुद्दे की बात कर रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे? बदलाव, सरकार बदलनी, सरकार बदलेगी। 10 साल हो गया सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों सबका पॉकेट खाली कर दिया। किसी भी मुद्दे पर खरी नहीं उतरी है, सिर्फ विवाद के मुद्दे का विकास किया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश में अशांति और लड़ाई झगड़ा पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई सुखी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई का विकास किया, बेरोजगारी का विकास किया, देश की सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में बेच दिया। इसमें अडानी, अंबानी, तमाम पूंजीपतियों का विकास हुआ। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो खुलासा हुआ है, इससे साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने
कहती कुछ और है, करती कुछ और। इलेक्ट्रल बॉन्ड से कुछ चीजें निकल कर आई हैं, हम और लोगों से बात करेंगे किन मुद्दों पर इस बार मतदान होगा, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक सब जगह आचार संहिता लागू हो गई है। जनता विकास देखती है, विकास में जो है सबका साथ सबका विकास लेके चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो आज जो है कि उसका बेनिफिट मिलेगा। 2024 में जो है चुनाव 400 पार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि 400 पार होगी। जनता कुछ कहते हैं, क्या किस तरीके से देखते हैं ये चुनाव भैया? चुनाव भैया ये क्या बताएं, पहले भाई साहब का मुद्दा क्या था इनको बताइए पहले। मुद्दा ये है कि अब किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। देश के हर एक आदमी को इस आम चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयुक्त ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया है। क्या मुद्दे रहेंगे जनता के? मुद्दे ये रहेंगे भैया कि 10 साल की सरकार में मोदी योगी जी ने कोई विकास नहीं करवाया। मुद्दे रहेंगे नौजवान, किसान, भ्रष्टाचारी बहुत हुई सरकार के लोग तो कहते, तमाम लोग तो बहुत तारीफ करते हैं। कौन तारीफ करते, कहाँ विकास बताइए। कुछ कराया है भाई? हाँ, क्या काम हुआ? काम शौचालय मिले, शौचालय में मकान मिला, गाँव में मिलेंगे, गाँव में यहाँ पे नहीं मिलेंगे। गाँव में आप देखिए, गाँव में जिनके घर में पार्टी वाले शहर के लोगों को, अरे सुनो, शहर के लोगों को भी मकान मिला। गाँव में जिनके घर में लाइटें नहीं थी, आज उनके पास रोशनी आ गई है, लाइट आ गई है। और जो बेचारे जिनके में रहते हैं तो आज वो मकानों में रह रहे हैं। वो किसकी सरकार? मोदी सरकार में हुए हैं। और अयोध्या में रामलला कौन लाया? रामलला मोदी सरकार ने ले। मोदी को रामलला लाएंगे कि मोदी जी रामलला को लाए? नहीं, सुनिए भाई साहब, यही मुद्दा था लड़ाई का, वही मुद्दा लड़ाई का था। आज वही मुद्दा लड़ाई का था मेरे भाई साहब। सुनिए, तो आज देखो मेरे बीजेपी सरकार रामलला। देखिए, तमाम मुद्दों पर यहाँ के लोग जो है इस बार वोट करने वाले हैं। जहाँ एक तरफ विकास और तमाम सरकारी योजनाओं के जो लाभ पाए वो लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरा ओर जिस तरीके से जो लोग विकास से वंचित हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से नाखुश भी हैं। ऐसी तमाम सारी चुनौतियों के बीच इस बार ये मतदान होगा। फिलहाल चुनाव आयोग की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें साफ निर्देश चुस्की भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम चाय की बात करें सत्येंद्र, तो चाय और चुनाव का काफी पुराना नाता है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त 2014 में चुनाव में वो लोकसभा चुनाव के लिए वो उनकी दावेदारी रखी गई थी और वो मैदान में आए थे, उस वक्त यही कहा गया था कि एक चाय बेचने वाला मैदान में है और चाय बेचने वाले ना केवल जीते बल्कि प्रधानमंत्री के पद पर भी काबिज हुए हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं सत्येंद्र, आपके पीछे कई ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो चाय की चुस्की ले रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव का ऐलान और उसमें चाय की चुस्की काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और भी लोगों से बातचीत करिए सत्येंद्र और उनसे जानने की कोशिश करिए कि कैसे देखते हैं वो आने वाला लोकसभा चुनाव। सत्येंद्र, और भी लोगों से बात करिए। देखिए, आम चुनाव में एक्चुअली हम यहाँ पर दारुल सपा पर मौजूद हैं और यहाँ तमाम लोग चाय की चुस्की लेते हैं। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं तो थोड़े देर के लिए कुछ ब्रेक मिलता है तो चाय भी पीते हैं और चर्चाएं भी होती हैं। ज्यादातर चर्चाएं लखनऊ के इसी क्षेत्र में जहां हम मौजूद है यहीं लोग चाय की चुस्की के साथ करते हैं और प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं चाय से नाता जुड़ा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे घुमा के कैमरा। इस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर जो है दारुल सपा के पास मौजूद होते हैं, इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देते हैं। आम चुनाव को लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं लोग अपने मन में बनाए हुए हैं और लोगों से बात जो हमने की है उस तरीके से कुछ लोग भले ही ना बोलना चाह रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार तमाम चीजें जो है वो जनता के मन में है और अब अपनी गोपनीयता के साथ इस बार चुनाव करेंगे। अब वो चुनाव किसको करते हैं, किन मुद्दों पर करते हैं, क्या मुद्दे, क्या नाम है सर आपका? जावेद जाफरी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सुशासन, चिकित्सा शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान। तमाम वो चीजें जो एक आदमी के जीवन में बहुत जरूरी होती हैं, सारे मुद्दे आपके रहेंगे। आपका क्या नाम है सर? नहीं बोल पाएंगे। हाँ, क्या कहेंगे? जो विकास माननीय मुलायम सिंह ने जो किया था वही हमारे अखिलेश भैया करे हुए और योगी मोदी जी 10 साल की सरकार में विकास की नहीं कर पाए। माननीय जी अखिलेश यादव जी प्यार की नदियां बही हुई हैं हर गरीब, मजदूर, किसान सबके साथ में।
और इनसे पूछिए, अभी ये बोल रहे हैं कि भगवान को, राम को योगी मोदी जी लाए हैं। ये तो भाई साहब बैठे आप क्यों लोग बहस कर रहे हैं भाई, क्यों बहस कर रहे हैं चाचा? मंदिर पे बहस हो रही है। मंदिर पे क्या बहस है? मंदिर पे बहस नहीं, जिसे कह रहे थे कि राम को जो है मोदी और योगी लाए हैं, तो मोदी योगी नहीं लाए, राम से बड़े तो हो नहीं सकते। उनके मंदिर बनने के प्रयास में, उनके फैसला लेने के कहीं ना कहीं फंसे थे। हाँ, फंसे तो थे ही थे ना, मंदिर कहीं विवाद में फंसा था क्या? मंदिर फंसा भाई, मंदिर विवाद में फंसा था तो इसी सरकार में तो मंदिर बना भाई। हमारा कहने का मतलब सरकार में तो मंदिर बना, इन्होंने कार्य किया जब मंदिर बना भाई। इस समय बाकी तो लफड़ा चल रहा था इसमें भाई, मंदिर के लिए लफड़ा चल रहा था। सरकारें इसी वजह से जो है, और एक मुद्दा लेके चलती थी। हाँ भाई, अगली बार सरकार मंदिर मुद्दा है क्या इस बार चुनाव? मंदिर मुद्दा है क्या? मंदिर मुद्दा अब खत्म हो गया है। अब आने वाले बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और आपके किसानों का मसला है, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी तमाम चीजें हैं। मथुरा काशी बाकी को लेकर क्या कहेंगे? ये तो उनका एजेंडा है और कोई एक एजेंडा फूकते रहते हैं ताकि इस पे वोट बैंक उनका तैयार हो। मथुरा काशी अभी बाकी है, ये तमाम चीजें, और अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। क्या ये मुद्दा प्रभावी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जिनकी आंखों में भीम आर्मी का पर्दा हो, जिनकी आंखों में भीम आर्मी का पर्दा लगा हो, उन्होंने देवी देवताओं से ही बैर कर लिया हो, और जो अन्य धर्म के लोग जो देवी देवताओं को वैसे भी नहीं मानते, उनसे आप यहाँ बात कर रहे हैं कि हाँ उनके बारे में बताइए। उनका अनुभव हम करते हैं, वो उनपे आस्था हम रखते हैं। हम बताएंगे कि वो हमारे भगवान श्री राम हमारे कौन थे, श्री राम की रामायण हम पढ़ते हैं, ये लोग नहीं बताएंगे। और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी राम का नाम लेकर उठी थी, राम का नाम हम लोग याद करते हैं। आप राम का नाम राजनीति में बता रहे हैं, और आप तो राम का नाम जानते हैं, राम के नाम में क्या पावर, क्या शक्ति, क्या एनर्जी है। राम का नाम लेने से अंगुलीमाल भी वाल्मीकि बन जाता है, समझे? तो ये सब लोग ये नहीं जानते हैं। और आने वाला समय राम के साथ हमारे वहाँ क्षेत्र से, जिन क्षेत्र से कार सेवकों का खून वहाँ बहाया गया है भूमि में, ठीक, वो क्षेत्र अब की भाजपा में रहेगी। एक वोट भाजपा को जाएगा, एक वोट भाजपा को। कितनी सीटें आ जाएंगी? 80 सीटें जनपद में हैं, पूरी तो नहीं, लेकिन 78 सीटों की गारंटी है। 1-2 सीटें मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन 78 की गारंटी है। उससे 78 से एक कम नहीं आएगी। युवाओं के कुछ मुद्दे रहेंगे, युवाओं के भैया कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? क्या मुद्दे रहेंगे? अब की बार बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, महंगाई का मुद्दा रहेगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा रहेगा, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार सीना ठोक के कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उन्होंने काम किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने कहा कि जनता को इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी का अधिकार नहीं है। किससे चंदा लिया, पाकिस्तान से लिया, अमेरिका से लिया, कि रूस से लिया, जापान से लिया, किससे चंदा लिया, कौन दिया, कौन पूंजीपति दिया, किसको हमने उसके बदले में क्या दिया, ये सब जो है उन्होंने मना कर दिया था। कानून में संशोधन कर दिया था, कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन किया, इनकम टैक्स लॉ कानून में संशोधन किया, संशोधन करके ये प्रायोजित चुनावी चंदा में बहुत बड़ा घोटाला कर दिए। पहले बात सुन लीजिए भैया। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी जो कहते थे ना कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कहे थे, तो जनता का विश्वास अब प्रधानमंत्री जी से उठ गया है, क्योंकि उन पे बहुत विश्वास किया था जनता ने। पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार दिया, लेकिन स्वयं कहते हैं पाई का हिसाब लूंगा। तो पाई का हिसाब देने के लिए नहीं कहते कि पाई का हिसाब भी दूंगा। तो जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा चंदा लिया, तो उसको जनता को जानने का क्यों नहीं अधिकार है? आपने कानून में क्यों संशोधन कर दिया? आपने स्वयं इसमें जो घोटाला करने के लिए इस तरह का कानून में संशोधन किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को निरस्त किया, तब जनता के सामने आया है। अब ये लोग जवाब देंगे। और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। अगर भ्रष्टाचार में तमाम सरकारें गई, पहले की सरकारें गई, ये सरकार भी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते थे सीना ठोक के कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त हो गया होता ना तो देश रामराज हो गया। रामराज में भ्रष्टाचार, आप ही बताइए ये कहाँ का नियम है कि रामराज में बड़ा भ्रष्टाचार? ये गुंडा राज, माफिया राज होता तो लोग बर्दाश्त कर लेते। तो रामराज है। तो गुंडा राज, माफिया राज किसका था? और जिसको ये लोग चिल्ला रहे थे वो उससे भी बड़ा हो गए लोग। गुंडा राज, माफिया राज भैया, जिनको कह रहे थे अन्य सरकारों के, ये अब अपनी सरकार में जो रामराज लाए हैं उसमें इतना बड़ा घोटाला क्यों कर दिए कि जनता को जानने का अधिकार नहीं चुनावी चंदा के बारे में? ये कैसे आपका? इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो है साख जो थी वो उसमें गिरावट आई है। हम लोग बहुत विश्वास किए थे और ये कहते थे ना कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और रामराज है इस बार, क्या लगता है रामराज आया है? 2014 से रामराज तो नहीं, हाँ रावण राज की स्थापना 2014 में रखी गई थी।
जो 10 साल में पूरी मुकम्मल हो चुकी है। गुंडा राज है, जिसका गुंडा नरेंद्र मोदी है पूरे देश भर में। गुंडा नहीं कह सकते, प्रधानमंत्री है, ऐसे नहीं संबोधित करेंगे आप, गलत बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री को आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। रामराज दिखता है कि रामराज आ गया? इनसे बात कर लीजिए। रामराज दिखता है वो तो है नहीं, रामराज आ गया वो तो है नहीं। बीएचयू में जहाँ शिक्षा का मंदिर है वहां से एक आरएसएस और बीजेपी के ही एक लड़की को उठा लिया गया खुलेआम, और बीएचयू के हम लोग हैं, और बताइए खुलेआम उठा लिया गया। उनको खोजने में 6 महीने लग गए इस पुलिस को। अगर यादव और मुस्लिम रहते हैं तो अभी तक तो बिना ऑन द स्पॉट फैसला। तो ये रामराज कैसा है? अभी उन्नाव में हुआ, अभी कोई नहीं हाथरस हुआ, अभी एक जगह और कहीं और उठा लिया गया। ये क्या मतलब है? रामराज ऐसे आता है क्या? रामराज में एक चीज और बता दीजिए, ये लोग क्या है, रामराज आ गया, रामराज आ गया, आप आ गया, सब पर काली आती है, दुर्गा आती है, और वो ब्रह्म बाबा आते हैं, और क्या नाम की भैरव बाबा आते हैं। किसी भी व्यक्ति ने अगर महिला ने ये कहे कि हमारे ऊपर राम आ गए, उसी दिन रामराज आएगा। लेकिन राम आएंगे तो माँ बाप की सेवा करना पड़ेगा। यहाँ तो घूम रहे हैं सब, केवल घूम रहे हैं कि पैर छूना, 4 बार पैर छूते हैं विधायक एमपी का। तो रामराज तो आएगा, तुम अपने माँ बाप की सेवा करो। राम नहीं आएंगे उनके ऊपर। राम कभी कोई अपने ऊपर बुलाएगा भी नहीं, क्योंकि उनके जैसा करना पड़ेगा। किसी वैसा चरित्र नहीं है इन लोगों का। लोग बोलते हैं आस्था है, राम है, राम है। पूछिए ना, राम में कितने राम शब्द का पूछ लीजिए कि कितने देवताओं का नाम है उसमें, और राम के 108 नाम में केवल 10-11 पूछ लीजिए, औकात नहीं है। केवल राम के नाम पर। रही बात, हर हिंदू राम का पुजारी है, और ये सब राम के व्यापारी हैं। आप सरकार बदल दो ना, आप सरकार बदल दो, ये बदल, सरकारें बदलनी चाहिए। वो कुमार विश्वास ने जो कहा था, देखिए वही कहे थे, रोटी बदलनी चाहिए तो बदल जाएगी। कारण ये है कि आप सरकार बदलिए, सब पॉलिसी बदलिए, अपना काम कीजिए। लेकिन एक आस्था को आप बेच रहे हैं, जिस आस्था से लोग आज तक जुड़े हुए हैं, प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन काल तक। बेचू से लड़की उठाई जा रही है, दारू समेत लड़की उठाई जा रही है, वहां उठाई जा रही है कि नहीं? तो ये कौन सा रामराज है? और बढ़ रही बात अयोध्या की, कौन सा राम मंदिर बन गया? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि 12 लाख रुपया हमारा मूर्ति का नहीं मिला। योगी राज, किसी पत्रकार ने उसमें कमेंट किया था फेसबुक वगैरह, कह रहा है तुमको पद्मश्री मिल गया, ये कम है क्या? मोदी 3 मंदिर बनाए, क्या है? अब चौपाई आ रहा है। कौन चौपाई आ रहा है कि कैसा उनका कमर था, कैसा आंख था? बाहर है, हमारे योगी राज वो बना दिए, मूर्ति बना दिए। राम आस्था है, हर हिंदू का राम जो है पुजारी है, राम के व्यापारी है। कह रहे हैं इतना मस्जिद और मदरसे जब बन रहे थे सपा शासन काल में, तो हम नहीं चिल्लाए होंगे। हम नहीं चिल्लाए होंगे। आस्था तो मतलब राम का जाप करते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि राम मतलब भारतीय जनता तो वही तो आप गलत दृष्टिकोण उसमें भाई। हम राम का जाप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं राम को राजनीति बना रहे हैं। भैया हम राम का नाम ले रहे हैं। आदमी मरता है फिर भी राम नाम सत्य कहता है। हम तो जीवित में रह रहे हैं, हमारा सौभाग्य, हम मरने के बाद तो नहीं ले रहे हैं। ऐसा है, सुनिए हम का हर हिंदू नाम लेता है, लेकिन राजनीति में प्रयोग आप लोग किए ना, बीजेपी। सुनिए, जो आप राजनीति में प्रयोग नहीं किया, आपने जब मौका दिया तो प्रयोग किए। आपने राम का नाम नहीं लिया। आप जब जो है मंच पे खड़े होते थे, मुस्लिम भाइयों कहते थे, हिंदू को भूल ही जाते थे। आपका नाम? डॉक्टर रवि श्रीवास्तव। रवि श्रीवास्तव, आप नहीं, समाजवादी पार्टी अगर कोई भी बात अगर कर रहा है राम को राजनीति, शायद इनको नहीं, हम पार्टी हम कर रहे हैं। सुनिए क्या बोले, हम पार्टी नहीं है। नहीं, तो ये आप जो कह रहे हैं पार्टी वार्टी के नहीं है, तो आप उस समय भैया बिक नहीं, ये बताइए जब आप यहाँ मुसलमानों के मदरसे और मस्जिद बन रहे, तो मैंने कभी कहा वह बोर्ड बनाया गया, कभी हिंदू ने कहा पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएगा, कभी हिंदू ने कहा। सुनिए, और सुनिए, अब आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने राम का नाम आज से नहीं लिया है, उस समय लिया था जब आप राम के जो विरोधी थे। आपका समाजवादी पार्टी ने जब कार सेवकों को गोली चलवाई थी, कार सेवकों को जब गोलियां चलवाई थी, उस समय राम का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी। और हम ही राम भक्तों ने वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को केवल राम के लिए लेकर आया था। मतलब राम के लिए लाए थे हम लोग, और राम के मंदिर के लिए लाए थे। अगर राम की राजनीति वो कर रही है तो क्यों ना करे, राम के लिए खड़ी भी वो है, राम के नाम के लिए भी है, और सनातन धर्म के लिए भी है, राम राज को जीवित रखने के लिए, जीवित करने के लिए वो है। तो राम का नाम ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब कलाम तो राजनीति में राम का नाम लेने से कोई आपत्ति नहीं है। राम है किसी के नहीं, राम सबके हैं।
सबके दिल में राम है और सबके राम है। गलत बात है? वही तो कह रहे हैं। राम नहीं है, सबके राम है नहीं है? लेकिन इन लोग के मन में, ये लोग का मन ये है कि राम, इन लोगों का ये लोग व्यवसाय बनाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि राम, अगर अभी हमने आपने देखा है कि 23 के चुनाव में 5 राज्यों का चुनाव हुआ, वहां हमने जीता 3 राज्य पूर्ण बहुमत, क्योंकि हमने विकास, राम में हमारी आस्था है और हमारा सनातन धर्म के अपमान करने वालों का यह रास्ता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी देख रहा था, भाई साहब राम का विरोध कर रहे थे। भाई राम का क्यों विरोध? विरोध नहीं कर रहे थे, विरोध नहीं कर रहे। देखिए हम आज भी कह रहे हैं, देखिए राम का विरोध नहीं कर रहे थे। श्री राम हमारे भगवान है। दोबारा सुन ले, दोबारा इनको भगवान राम हमारे भगवान है, आराध्य हैं, और सनातन धर्म के अपमान कोई न करे। बाकी हम आप भी सुनिए क्या कह रहे थे एक बार? क्या खंडन करना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि राम के विरोधी हैं। हम आपका विरोध क्यों नहीं बनवा? नहीं तो हम विरोधी कौन है? नहीं, वो पार्टी से हम सरकार है, हम बनवा दे। हम बात ये कह रहे हैं कि राम जो है हर हिंदू के आस्था का प्रतीक है। रामे नहीं, हर जो मंदिर मस्जिद का छोड़ दीजिए, मंदिर है, तिरुपति बालाजी लोग जाते हैं, दुर्गा मंदिर कहते हैं, दुर्गा जी का पूरा पंडाल लगता है। तो राम हो चाहे दुर्गा जी का हो, चाहे कामाख्या से लेके उधर सौराष्ट्र तक लोग घूमते हैं, लक्ष्मी जी का, तो सारे लोग आस्था है। लेकिन उस आस्था को राजनीति का केंद्र बनाना ये ठीक नहीं है। मैं ये नहीं बना रहे, विपक्ष इसको बनाता है। हम आज भी विकास पे जीतते हैं। क्यों? हमने क्या नहीं दिया? 5 एक सेकंड विकास पे जीते हैं, विकास के मुद्दों पर इस बार वोट होगा। हिंदू और मुस्लिम की राजनीति अब खत्म हो चुकी है, जनता भी समझ चुकी है। एक सेकंड, 5 ऐसे काम बताओ कि वाकई में लोगों के हुए हैं और लोग, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आपके द्वारा बताए गए उन तमाम योजनाओं का लाभ लिए होंगे तो जरूर कहेंगे ठीक कह रहा है। उज्ज्वला योजना, सुनिए उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना सुनिए, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर दिया, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का बीमा, 14 करोड़ शौचालय, 6 करोड़ मकान, 81 करोड़ राशन। किसने दिया? सरकार ने दिया। आप बताइए हुआ है कि नहीं हुआ? अब एक क्वेश्चन मेरा है सर, अब एक क्वेश्चन प्लीज, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है सर। पार्टी है नहीं, आप क्या कह रहे हैं? कोई बात हो, आप हमारा एक काम रुका है, आप बताइए। हम जनता है। आपके कौन से काम? आप आगे जाइए, आप आगे विकास के मुद्दे पर ये चुनाव होना है, हिंदू मुस्लिम पे नहीं होना है जी। पार्टी में मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। बिल्कुल है। आपका ऐसा कौन सा काम रुका जो आपको नहीं मिला? हमारा राशन कार्ड ही नहीं बना। बनवाने की कोशिश की? बनवाने की कोशिश की, 50 दफा में गया, पैसे खा लिए, भैया ये फोटो कॉपी करा लो, वो फोटो कॉपी करा लो, गए वहाँ पे घूस भी लिए, और घूस भी लिए 500 रुपया लिए। कौन लिए? आपके माध्यम, इनका नाम नोट करिए। हाँ, नाम नोट करिए, नाम नोट करिए, क्या है? नाम नोट करिए, नाम नोट करिए, नोट करिए, इनका नाम नोट करिए, नाम अकबर, मकान नंबर, जिला भला, अपना नोट दीजिए, नोट करिए। इन्होंने जज्बातों में खो दिया है। आपकी पैरवी कर रहे हैं। अगर इन्होंने आप उनका गांव नाम पता कीजिए, आप तुरंत काम कराइए तो पता चलेगा कि हाँ भाई राम जी राम आ जाएगा। जितने झुग्गी झोपड़ी वाले थे उनके राशन कार्ड बन गए, आधार कार्ड बन गए। आप जब भाई लेके गए, आप सुनिए दस्तावेजों के साथ। तो देखिए कि लगातार किस तरीके के तमाम मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाले हैं। रेखा जी, तमाम योजनाएं हैं सरकार की, विपक्ष के पास मुद्दे हैं, जो वो मुद्दे जो लगातार तमाम बड़े मंचों पर लोग कहते हैं और तमाम विपक्ष के राजनेता भी कहते हैं। साथ ही साथ बड़े मंचों के साथ वर्तमान सरकार भी लगातार ये दावे करती है कि ये हुआ है, और वाकई में अगर ये हुआ है तो आने वाला ये चुनाव विकास के मुद्दे पर होने वाला है, हिंदू मुस्लिम पर नहीं होने वाला है। ऐसी तमाम
चीजों के साथ हमने तमाम लोगों से बात की। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी से हम आपको तमाम लोगों से कनेक्ट कराए और उनसे बातचीत की कि आखिर किन मुद्दों पर ये होने वाला है। काफी अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा, हालांकि जो है वो दंगल जो है वो साफ तौर पर चुनाव को लेकर नजर भी आया। सत्येंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीतन भी इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि देवघर से हैं। हम जीतन का रुख करेंगे। जीतन, आखिरकार चुनाव का ऐलान हो चुका है, 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? किस तरीके की हलचल जो है वो नजर आ रही है देवघर में फिलहाल? जीतन चलिए, जीतन की आवाज नहीं आ रही है। हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, चूंकि जिस पल का सभी को इंतजार था वो पल आखिरकार आ ही गया और 7 चरणों में जो है वो वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ से सारी तस्वीरें भी संजय दिखा रहे थे कि लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि इस बार जो है वो विकास के नाम पर जनता वोट देगी, धर्म के नाम पर जो पार्टियां राजनीति करती है वो राजनीति ही करेंगी, जनता जो है वो विकास के मुद्दों पर इस बार वोट देगी। संजय, जी संजय, जिस तरीके से हमने अभी लोगों को सुना, सभी लोगों ने यही कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को इस बार जनता वोट नहीं देगी, बल्कि जो पार्टियां विकास करेगी, विकास की जनता को आगे बढ़ाएगी, उसे ही जनता जो है वो वोट देगी। क्या कुछ कहेंगे संजय? बिल्कुल, जनता सब कुछ समझ रही है रेखा। जिस तरीके से यूपी की जनता ने साफ तौर से कहा कि राम पर राजनीति नहीं हो सकती, राम सबके प्यारे हैं, राम के सब भक्त हैं और पूरा देश रामराज है। लेकिन कहीं ना कहीं जब रोटी की बात आती है, कपड़े की बात आती है और मकान की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो कहीं ना कहीं जनता इस पर जरूर नकारेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार चुनाव लड़े थे और 2014 में जब महंगाई के मुद्दे पर वो आए थे, तो कहीं ना कहीं महंगाई एक बार फिर से देश के लिए बड़ा मुद्दा बन सकता है। इस बार जो है राम का भले आगमन जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता का ओपिनियन है, जनता का जो फीडबैक है, हम भी सुन रहे थे। यूपी की जनता, हमारे सत्येंद्र, हमारे सहयोगी लगातार जो है वहां की पब्लिक, वहां की जनता, आम लोगों से बातचीत कर रहे थे और आम लोगों ने सीधा यही बात जरूर कहा कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा देश के लिए और इसी मुद्दे पर हम वोट करेंगे। तो यानी इस बार जनता जो है वो कहीं ना कहीं मौन है। भले इस बात का जिक्र जनता नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो है जनता का मूड बदला हुआ नजर आ रहा है रेखा। जिस तरीके से लोगों के अंदर इस बात का, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठने वाला है, वो कहीं ना कहीं राम के नाम पर जो आज तक बिहार में या पूरे देश में सियासत हुई है, उसका असर जो है पूरे देश में देखा जा सकता है रेखा जी। बिल्कुल, तो विकास के नाम पर जनता वोट देगी। हमारे साथ इस वक्त रांची से सहयोगी पूजा भी जुड़ चुकी हैं और जीतन भी जुड़े हुए हैं देवघर से। पूजा, आपके पास आएंगे, लेकिन पहले हम जीतन के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जीतन, देवघर में किस तरीके का नजारा और माहौल देखने को मिल रहा है? जनता में किस तरीके का उत्साह है? चूंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है, जिसका इंतजार सभी को था। जीतन जी बिल्कुल, देखिए रेखा, जिस तरह से चुनाव आयोग ने जिस तरह से अपने कॉन्फ्रेंस में जो जितनी भी सारी बातें कही हैं, उस पर सभी की नजर जो है, पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी मीडिया, हम जो पत्रकार हैं, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि जो ये तो लोकसभा का चुनाव होना है वो 4th फेज में होना है। इस पर सभी की जो है नजर टिकी हुई है और इस बार का चुनाव जो है ये जो गौन होता दिख रहा है, रोजगार को लेकर जनता जो है अंदर खाने कहीं न कहीं गुस्से में है। इसका जो है असर इस बार के लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा भी है, उनका रुख करेंगे और पूजा से जानने की कोशिश करेंगे। पूजा, कैसे देखती हैं आप इसे?
जी रेखा, इस वक्त हम लोग कांग्रेस भवन में मौजूद है और हमारे साथ मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी हैं और हम लोग इनसे भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज जो चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर के सारे शेड्यूल जो है वो इसका ऐलान कर दिया। हम लोग सीधे इनसे बातचीत करते हैं। चुनाव आयोग ने सारे शेड्यूल को जारी कर दिया और 7 चरणों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने जारी किया है 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होने हैं और 4 चरणों में झारखंड में चुनाव होने हैं। हमारी मुकम्मल तैयारी है। 4 चरणों का जो झारखंड में चुनाव होगा, हम पूरे बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर हमारी तैयारी है और हम यह चुनाव जीतने का काम करेंगे। रेखा, तो जिस तरीके से अभी फिलहाल जो सवाल उठ रहे हैं, सभी के मन में ये सवाल है कि अभी तक आप लोगों की ओर से उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई, सीट शेयरिंग को लेकर के चीजें तय नहीं है, तो फिर किस तरीके से ये सारी चीजों को आप लोग टैकल करने वाले? संगठन चुनाव लड़वाता है और हमारे संगठन का मुकम्मल तैयारी है। वक्त आने दीजिए, हमारा उम्मीदवार भी होगा, मजबूत उम्मीदवार होगा और सीट शेयरिंग का भी तमाम खाका हमारे यहाँ गठबंधन में तैयार है। जी रेखा, तो ये थे हमारे साथ राकेश सिन्हा और हम लोग आपको जनता से भी बातचीत कराएंगे और उनका इस पूरे चुनाव को लेकर के क्या कुछ है वो भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। रेखा, जी हाँ रेखा, इस पर भी हम लोगों ने राकेश सिन्हा से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ आएंगे और बहुत जल्द एक मजबूत उम्मीदवार के साथ उतरेंगे। बहुत जल्द सारी चीजों को लेकर के स्थितियां जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। इन सारी नेता हो उनसे भी बात करने की कोशिश करिए, चूंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार जो कुल वोटर्स हैं पूजा 96 करोड़ 88 लाख 21,296 वोटर्स जो है वो कुल वोटर्स हैं। एक बार उनसे इन सब चीजों को लेकर बातचीत करने की कोशिश करिए। जी हाँ रेखा, इस बार के अगर वोटर्स की बात करेंगे तो काफी संख्या में वोटर्स जो है हम यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं और 96 करोड़ के आसपास सभी वोटर्स है। इसको लेकर के क्या कहिएगा, क्योंकि लोगों के बीच में काफी सारी चीजें चल रही हैं क्या, जो यहाँ पर चुनाव के साथ साथ कई मुद्दों को यहाँ पर देखा जा रहा है, चाहे वो बेरोजगारी हो या फिर महंगाई हो, सभी ऐसे मुद्दे जारी हैं। स्वाभाविक तौर पे हमारा चुनाव कांग्रेस पार्टी का मुद्दा यही होगा, महंगाई मुद्दा होगा, बेरोजगारी मुद्दा होगा, देश की गिरती अर्थव्यवस्था मुद्दा होगा, एमएसपी किसानों का एमएसपी का मुद्दा होगा। हम इन मुद्दों को लेकर के महिलाओं के आत्मसम्मान हमारा लिए मुद्दा होगा। हम तमाम इन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड मेरा मुद्दा होगा, तो तमाम मुद्दों को लेकर के हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। सभी दलों को एक निर्देश जो है वो भी चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है कि कोई भी भड़काऊ भाषण न दे। यहाँ पर जो पैसों का जो पूरा ट्रांजैक्शन होगा उसके बारे में भी चीजों के बारे में बताना। ये अच्छी बात है। हम इसके लिए चुनाव आयोग का सराहना भी करते हैं कि जाति धर्म के नाम पर चुनाव न लड़ा जाए, मुद्दे पर आधारित चुनाव लड़ा जाए। और जाति धर्म पर चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया है, स्वाभाविक तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है। इस बार चुनाव आयोग की पूरी नजरें जो है वो सभी चीजों पर बनी रहेगी, चाहे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो या फिर मुफ्त की जो चीजें बांटी जाती, सभी चीजों पर नजर रहेगी। स्वाभाविक तौर पे होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि निष्पक्ष चुनाव यह लोकतंत्र का पर्व नहीं, महापर्व है। तो अगर हम महापर्व को निष्पक्षता के साथ, सद्भाव के साथ अगर मनाते हैं तो स्वाभाविक तौर पे देश का जो एक खूबसूरती है लोकतंत्र वो और खिलेगा। कई ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस बार जो फेक न्यूज का मामला सामने आता है, सोशल मीडिया पोस्ट पर भी सभी चीजों पर नजर रहेगी ताकि भड़काऊ मैसेजेस जो है वो जनता के बीच ना जाए, मैनिपुलेट ना करना पड़े। इसलिए मैंने कहा कि तमाम चीजें ये अच्छी पहल है चुनाव आयोग का, और स्वाभाविक तौर पे ये सिर्फ घोषणा नहीं होनी चाहिए बल्कि इस पर कार्रवाई भी
भी होनी चाहिए कि किसी के खिलाफ फेक न्यूज सोशल मीडिया पर नहीं आए। इस पर चुनाव आयोग को बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए और ये स्वागत योग्य है। चुनाव आयोग ने एक शब्द लाइन भी जरूर यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि चीजें जो है वो देखने वाली होगी, दोस्ती और नफरत, सभी चीजों को ज्यादा दोस्ती, बहुत जल्द दोस्ती भी ना करे और बहुत जल्दी किसी चीज को लेकर के नफरत भी ना करे, ये उनका एक स्टेटमेंट आया था। देखिए, नफरत स्वाभाविक तौर पे देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक है और हमें लगता है कि दोस्ती तो होनी ही चाहिए और दोस्ती अगर अच्छी होगी, दोस्ती अगर स्वस्थ होगी तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी इससे मजबूत होगा और लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन भी अच्छी तरीके से होगा। जी रेखा, तो सभी चीजों को लेकर के हम लोगों ने बातचीत की राकेश सिन्हा से। रेखा, माफ करिएगा, उससे पूजा ने जो है वो बातचीत की, उन्होंने अपनी बातों को भी रखा है। पूजा, चूंकि हमारे साथ इस वक्त जीतन भी जुड़े हुए हैं और सत्येंद्र, हम आपके पास भी आएंगे चूंकि कई सारी जनता जो है इस वक्त आपके पीछे नजर आ रही है और सभी जनता जो है वो बोलने के लिए काफी उतावली भी नजर आ रही है। लेकिन एक सवाल हम जीतन से भी लेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जीतन, चूंकि अगर हम देवघर की बात करें तो देवघर में जो है वो गोड्डा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और जिस तरीके से निशिकांत दुबे जो है वो गोड्डा से उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की ओर से और उनकी ओर से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन अब तक विपक्ष की ओर से कोई अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में निशिकांत दुबे को इसका फायदा जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में नजर आ रही है उनकी, निशिकांत दुबे की अगर हम देखें तो। जीतन, बिल्कुल रेखा, जिस तरह से चुनाव की जो ऐलान हुए हैं उस पर निशिकांत दुबे की नजर तो है ही और सभी इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं उसकी भी नजर होगी, क्योंकि अभी भी इंडिया गठबंधन की तरफ से गोड्डा लोकसभा में किसी भी उम्मीदवार की अभी नाम की घोषणा नहीं की गई, लेकिन अंदर खाने राजनीतिक गली चर्चा है कि दीपिका पांडे को इंडिया गठबंधन एमपी के सीट से उतार सकती है, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक देवघर के राजनीतिक गलियारों में, ऐसी चर्चा हो रही है। लेकिन दूसरी अगर पहलू करें तो उसके ओपोनेंट के तौर पर पिछली लोकसभा में फुरकान अंसारी को उतारा जाता था। अंसारी एक ऐसा चेहरा माना जाता है कि इस बार के जो लोग यहाँ पर स्थानीय स्तर पर चर्चा हो रही थी कि अगर फुरकान अंसारी को उतारा जाता है तो निशिकांत दुबे की जीत ऐतिहासिक जीत होगी। उसके उलट अगर दीपिका पांडे को इंडिया गठबंधन सांसद का उम्मीदवार बनाता है तो कहीं न कहीं गोड्डा लोकसभा में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं निशिकांत दुबे को बहुत बड़ी चुनौती इस बार दीपिका पांडे की तरफ से दी जा सकती है, क्योंकि वो भी ब्राह्मण चेहरा है और निशिकांत दुबे भी ब्राह्मण चेहरा है, तो इसका यह भी एक काट हो सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। और तीसरी बात यह कि रेखा, जिस तरह से मैं राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कई अहम बातें कही है कि सिविलाइज्ड मैनर के तरीके से नेताओं के भाषण होने चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो होता ही है, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी ना ले, क्योंकि इस पर भी इलेक्शन कमीशन जो है इस पर भी नजर बनाई रहेगी। दूसरी बात है कि हर एक सेंटर में चुनाव आयोग का हर एक जिले में से इसका सेंटर होगा और उस पर पैनी नजर रहेगी कि सीमावर्ती जो जिला है दूसरे राज्य उससे अवैध हथियारों की आवाजाही ना हो और अवैध जो हथियार है उस पर रोक लगाई जाए। और जो शराब की जो है, चूंकि बिहार में शराब बंदी है तो झारखंड से भी शराब ना जाए, इस पर भी इलेक्शन कमीशन की नजर रहेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है ये निशिकांत दुबे के लिए चुनौती हो सकता है अगर दीपिका पांडे को उतारा जाता है तो। रेखा, जीतन, हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जो है फैजल जी, वो भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फैजल जी, 7 चरणों में जो है वो लोकसभा के चुनाव होंगे और ऐसे में अब सभी प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि इसी का इंतजार सभी कर रहे थे और आखिरकार वो ऐलान भी हो गया। रेखा जी, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि दुनिया का ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एग्जाम है
करोड़ के करीब जनता जो है अपने मतों का निर्वाण करेगी और जिससे देश की रणनीति और दिशा सुनिश्चित की जाएगी। जीत हार जिसकी भी हो, जो भी जीते और जो भी हारे, उससे ज्यादा अहम बात यह है कि ये एक इतनी बड़ी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को सुनिश्चित तौर पे पूर्ण कराना इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वक्त दर वक्त हमेशा कुछ न कुछ आरोप करते रहे हैं और कुछ लोगों का ये मानना रहा है कि जो हमारी प्रक्रियाएं जो बदली हैं इधर पूर्व में, जिसमें वीपैट मशीन्स का इस्तेमाल होने लगा है और गणनाओं का जो तरीका है उस पर भी कुछ सवाल उठे हैं। इन सब को देखते हुए अगर मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन कुछ खास विचार करे और ये जो गणना का प्रक्रिया है जिसमें कांग्रेस के तरफ से भी मांग की गई है और कई सारे विपक्षी पार्टियों की तरफ से मांग की गई है कि वीपैट की गणनाएं की जाए, तो मेरे हिसाब से और कई सारे समाज सेवियों के हिसाब से ये करना अहम भी होगा, क्योंकि अगर लोगों के मन में किसी तरह का भ्रम है, किसी तरह की ऐसी बातें हैं कि सही से इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह की भावनाएं और इस तरह के मन में उठी सवालों का खात्मा भी हो जाएगा और देश में हमारे जैसे एक स्पेशल कैटेगरी के कंट्री में जो डेवलपिंग कंट्री है और इतनी बड़ी आबादी रखती है, इसके विकास में भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा जब लोगों का सारा ध्यान जो है विकास की ओर आ जाए और इस तरह की जो निगेटिविटी है वो खत्म हो जाए। रह गई बात की गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की, तो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से हमारे माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी जीतते रहे हैं और अच्छा काम भी उन्होंने किया है। और रह गई बात की विपक्ष की तरफ से काफी दमदार उम्मीदवार हैं, जैसा कि जितन जी ने बताया, दीपिका पांडकान जी पहले रह चुके हैं सांसद, तो विपक्ष जिसको भी देगा सीट, ये तो है कि काफी प्रभावी उम्मीदवार हैं दोनों और विपक्ष के तरफ से काफी मजबूती के साथ वो लोग उतरेंगे और विपक्ष के पास काफी मजबूती पहले भी रही है। अगर उन लोगों ने सही से अपनी गणनाओं को, अपनी संख्याओं को जोड़ा और सही समीकरणों पे काम किया तो जीतना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से तो जो भी चल रहा है इस जनतांत्रिक प्रक्रिया में हम लोगों को सहयोग करना चाहिए और विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से। धन्यवाद। बिल्कुल फैसल जी, चूंकि आपने अपनी ओर से अपनी बातों को रखा, चूंकि इस बीच जनता जो है लोकसभा का बिगुल बजते ही काफी उत्साहित नजर आ रही है। अलग अलग जगहों से जनता के अंदर जोश नजर आ रहा है और जनता अपनी बातों को भी कहती हुई नजर आ रही है। हमारी सहयोगी पूजा जो है वो रांची के फिरायलाल में इस वक्त मौजूद है और फिरायलाल में जनता क्या कुछ कहती है इस चुनाव को लेकर वो भी जानना चूंकि महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि अगर रांची लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और इस सीट पर पिछले 2 टर्म से जो है वो बीजेपी की जीत जो है वो होती रही है और ऐसे में अब तक महागठबंधन का उम्मीदवार इस सीट पर ऐलान नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब जनता क्या कुछ कहती है और इस चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे हमारी सहयोगी पूजा के माध्यम से। जी पूजा, आप बताइए फिरायलाल में किस तरीके का उमंग और उत्साह नजर आ रहा है चुनावी बिगुल बजने के बाद? देखिए रेखा, सबसे जनता से बात करने से पहले हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव का ऐलान किया, लेकिन झारखंड की अगर बात करेंगे तो झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तारीख के साथ ही झारखंड को अगर हम लोग देखेंगे तो झारखंड में कई सारी चीजें जो है वो शुरू हो जाती है। झारखंड में आचार संहिता लागू हो चुकी है और लोकसभा के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो चौथे चरण में जो चुनाव होने हैं, जो चौथे चरण में कुल 96 सीटों पर जो वोटिंग होगी उसमें झारखंड का भी नाम शामिल है और 14 सीटों पर 4 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कि आखिर कब कब होगी वोटिंग तो उसके बारे में भी हम लोग बता देते हैं हमारे दर्शकों को, झारखंड के लोगों को कि झारखंड में 4, 5, 6 और 7वें चरण में वोटिंग होगी। इस दौरान चौथे चरण में 4 लोकसभा सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी, 5वें
5वें चरण में 3 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर वोट पड़ेंगे। वहीं 20 मई को अगर बात करेंगे तो 20 मई को यहाँ पर 20 मई को 5वें चरण में 3 सीटों पर लोकसभा सीटों पर वोटिंग पड़ेगी। वहीं अगर बात करेंगे छठे चरण की रेखा, तो छठे चरण में 4 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी और 1 जून को आखिरी चरण में झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तो इस तरीके से चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में झारखंड के अलग अलग लोकसभा सीटों पर अलग अलग समय पर वोटिंग होगी। इस तरीके से ढांचा जो है वो तैयार किया गया है। अब हम हमारे दर्शकों को रेखा बताना चाहेंगे कि 3 मई को यानी कि चौथा जब चरण चल रहा होगा उस दौरान खूंटी, वोट डाले जाएंगे। हालांकि पूरे देश भर में 7 चरणों में वोटिंग होगी, लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 4 चरणों में वोट डाले जाएंगे झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर। और इसको लेकर के चुनाव आयोग ने जो है वो घोषणा की है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र के पास एक बार फिर रुख करेंगे और सत्येंद्र से जानने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र, चूंकि अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 4 चरणों में वोटिंग होगी। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य हो जाता है जहां पे 81 लोकसभा की सीटें हैं। ये वो सीटें हैं जिस पर जीत दर्ज कराना सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर जीत हासिल करना यानी कि केंद्र की सत्ता पर काबिज हो जाना। और इससे पहले के 2 चुनाव यानी कि 2014 और 2019 में हमने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी ने इन सीटों पर जीत दर्ज की थी और केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई थी। तो ऐसे में एक बार फिर वो वक्त आ चुका है। चलिए, तो हमारे सहयोगी सत्येंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर हम पूजा का रुख करेंगे और पूजा से ही जानने की कोशिश करेंगे। पूजा, चूंकि सभी जगहों की स्थितियां जो है वो अलग अलग है, हर राज्य में अलग अलग चरणों में चुनाव हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में 4 चरणों में ही चुनाव जो है वो संपन्न हो जा रहा है। यानी कि ये 4 चरण बेहद महत्वपूर्ण और साथ ही अब काफी कम वक्त है उम्मीदवार जो भी होंगे या जो बनाए जाएंगे और जो फिलहाल बन गए हैं उन सभी के लिए एक मिनट में बता रहे। देखिए, हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं और जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि आखिर क्या कुछ इनका कहना है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर अब जनता का वोटिंग आखिर किस बेसिस पर होने वाला है इस बार? देखिए, जनता का वोटिंग इस बार देखा जाए तो खासकर जो महंगाई बढ़ी है अभी, ठीक है, उसको लेकर जनता काफी सीरियस है इस मोमेंट पे। वो चाहेगी कि महंगाई को भी देखते हुए वोट करें, ठीक है, और बहुत सारे करप्शन केसेस भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केसेस को भी जनता ध्यान देगी और काफी समझदार हो चुकी है इस बार जनता, तो वोट जो है वो अपने हिसाब से ही करेगी। इस बार वोट अपने हिसाब से करेगी। झारखंड में भी 4 चरणों में चुनाव होंगे, अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, तो इसका कितना ज्यादा फायदा जनता को मिलेगा, क्योंकि सोचने और समझने का भी समय जनता को दिया जा रहा है? हाँ, देखिए, इसमें सोचने समझने का टाइम तो मिल रहा है क्योंकि 4 चरणों में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने जिस तरह से बताया कि यहाँ पे गवर्नमेंट जैसे आजकल वैकेंसी का बहुत सारा जो भी वैकेंसीज आ रही है वो सारे कैंसल्स हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स भी काफी इस मूवमेंट पे सीरियस हैं, ठीक है। वो भी चाहेंगे कि सरकार उन्हीं का बने जो उनको नौकरी दिला सके। देखिए, इस बार मुद्दा जो होगा वो महंगाई तो होगा ही, लेकिन परीक्षाएं भी जरूर होंगी। जो रिजल्ट्स नहीं आ पाते उसको लेकर के हम लोग और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के चुनाव को वो कैसे लेते हैं और कैसे देख रहे हैं। सारी चीजों पर हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। देखिए, कई सारे लोग हैं, हम लोग कोशिश करेंगे बात करने की। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और अब आचार संहिता भी लागू होगी। इस बार झारखंड की जनता आखिर किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है? पता नहीं। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? आई कांट से। मेरा बहुत सारा है, लेकिन हम उसको कंफर्मेशन नहीं है। मेरे तो सबसे बड़ा कि इतना पॉपुलेशन हो गया इंडिया कि इस पर कोई सरकार काम नहीं करती। मेरे को तो सबसे पहले ये चीज चाहिए। तो कोई सरकार काम नहीं करती ना क्या करेगी, लेकिन फिर भी मुझे वोट तो देना। लोगों से बातचीत करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अब आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस बार आखिर क्या मुद्दे होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान जनता की वोटिंग का? जनता के वोटिंग देखिए बीजेपी के तरफ है
और हम लोग टोटल जितना भी है। मुद्दा क्या होगा इस बार का? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा महंगाई भत्ता, करप्शन है, जितना भी है, घूसखोरी है, ये सब बंद है। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि करप्शन होगा, कुछ लोगों का कहना है मुद्दा जो है वो यहाँ पर एग्जाम्स को लेकर के होगा। कई ऐसी चीजें जो है वो यहाँ पर है और कोशिश करेंगे और भी लोगों से जानने का। जो वोटिंग्स जो अब लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, तो अब आप लोगों का आखिर क्या मुद्दा होने वाला है? महिलाओं का क्या मुद्दा होगा इस बार वोट करने का? महिलाओं का मुद्दा यही होगा कि हम लोग की तरफ से तो महिलाओं को ही वोट देना चाहिए। देखिए, अलग अलग मुद्दे जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं और कोशिश करेंगे और भी लोगों से बातचीत करने की और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा का चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार आप लोग किस आधार पर वोट करने वाले हैं अपने अपने प्रत्याशियों को? वोट करेंगे। मुद्दा क्या होगा इस बार वोट करने का? आप लोग किस आधार पर वोट करिएगा? हम तो कुछ जान नहीं रहे हैं, जिसको मोदी जी का वोट देंगे और किसको। देखिए, मुद्दे जो है वो सभी लोगों के पास अलग अलग है और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं अलग अलग लोगों से जानने की और समझने की कि आखिर इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है। हम लोग कई और भी लोग हैं, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार क्या कुछ मुद्दा होने वाला है। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस बार, देखिए, तो झारखंड के अगर राजधानी रांची के लोगों की बातचीत करेंगे तो इस बार अलग अलग मुद्दे जो है वो यहाँ पर निकल रहे हैं रेखा, और उस आधार पर लोग वोट करेंगे। कुछ ने कहा कि इस बार हम लोग पढ़ाई, जो एग्जाम्स, जो रिजल्ट्स आते हैं, परीक्षाएं ली जाती है, उसके रिजल्ट्स नहीं आते, एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, उसको लेकर के इस बार वोटिंग करेंगे। किसी का मुद्दा है महंगाई को लेकर के, किसी का बेरोजगारी भत्ता, तो ऐसे कई मुद्दे जो है उसको लेकर के राजधानी रांची की जनता भी इस बार वोट करने वाली है। रेखा, चूंकि चुनाव की घोषणा के साथ ही देश में आचार संहिता जो है वो लागू हो गया है और आचार संहिता के लागू होने के बाद कुछ नियम और कायदे कानून लागू हो जाते हैं जिनका पालन करना सभी के लिए काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। जीतन, आपका भी धन्यवाद और साथ ही सैयद जी, आपका भी धन्यवाद। संजय का भी धन्यवाद और साथ ही हमारे सहयोगी सत्येंद्र का भी धन्यवाद। सभी सहयोगियों का धन्यवाद। चूंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और इस शंखनाद के साथ ही सभी की तैयारियां जो है वो भी अब जोरों शोरों से शुरू हो गई है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव सरगर्मी देश में किस तरीके से नजर आती है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।